हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज पॉइंट विद अखिल। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, एनएचएम का एसटीएस सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र का जो एग्ज़ाम है उसके लिए और लैब टेक्नीशियन के लिए, इसके अलावा भी अन्य जो एग्ज़ाम है उनके लिए जो हम लोग क्लास स्टार्ट किए हैं, इसका आज 7वां है और ये एमसीक्यू टाइप का है। इसके पहले आज ही के दिन क्लास 6 जो है वो आप सब्जेक्टिव टाइप का कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ पे बना चुके हैं, तो उसको देख लीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि हमारे प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, बट बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि कुछ एडिशनल जानकारी भी देंगे। और दूसरी बात, जो वीडियो आप लोग देखेंगे तो पोर्ट्रेट मोड मतलब ऐसे करके देखिएगा, ना कि ऐसे। अगर ऐसे करके देखेंगे लैंडस्केप में तो प्रॉब्लम आएगी, ठीक से नहीं दिखेगा। बट अगर आप लोग इसको मोबाइल को सीधा करके देखेंगे तो बिल्कुल सही दिखेगा फुल स्क्रीन में। चलिए, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा, डिप्थीरिया रोग किसके कारण होता है? तो डिप्थीरिया रोग कैरिनोबैक्टीरियम नामक जीवाणु से होता है। ठीक है, तो ये पहली बात तो याद रखिएगा, डिप्थीरिया जीवाणु से होता है, जो कि हम आज के सुबह वाली जो 6ठी क्लास है उसको ज़रूर से देख लीजिएगा। उसमें अच्छे से सब एक्सप्लेन किए हैं, याद करने का तरीका भी बताए हैं कि बैक्टीरियल डिजीज़ कैसे याद करेंगे, या फिर प्रोटोजोआ से जो है उसको कैसे याद करेंगे, या फिर वायरल डिजीज़ कैसे याद करेंगे। ट्रिक से उसमें याद भी करवाया गया है। लगभग 17-18 मिनट का वीडियो है और काफ़ी अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया गया है, तो उसको देख लीजिएगा। बाकी अब डिप्थीरिया के बारे में और जानकारी देखते हैं। तो डिप्थीरिया एक गंभीर संक्रमण मतलब कम्युनिकेबल डिजीज़ है, जो कि कैरिनो बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक बैक्टीरिया से होता है और इसके कारण त्वचा या फिर श्वसन संबंधी रोग हो सकता है। डिप्थीरिया मुख्य रूप से गले और नाक को प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि इसका लक्षण क्या होता है, तो क्योंकि ये भी सिलेबस में लिखा है कि इससे बचाव और जो भी लक्षण, तो लक्षण जरूर याद रखिएगा। डिप्थीरिया के लिए बुखार होता है, एक मोटा धूसर झिल्ली जो आपके टॉन्सिल और गले को ढकती है वो यहाँ एक हो जाती है। ठीक, उसके अलावा गले में खराश रहती है, गर्दन में सूजी हुई ग्रंथियाँ हो जाती हैं, मतलब गर्दन सूजी हुई फील होगी, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी या तेज़ी से सांस लेना पड़ेगा। प्रॉब्लम होगी तो तेज़ी से ऑक्सीजन की कमी बॉडी में होगी तो जो सांस का गति है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और नाक बहना, थकान, बेचैनी महसूस होना, ये सब इसके लक्षण हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बोर्डेटेला पर्ट्यूटिस बैक्टीरिया कारण होता है? तो पर्ट्यूटिस नाम से भी आप लोग को पता है कि पर्ट्यूटिस काली खांसी को बोलते हैं, तो काली खांसी ये बोर्डेटेला पर्ट्यूटिस बैक्टीरिया के कारण होता है। तो ये जनरली ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो कि इंपॉर्टेंट है कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए चलाया जा रहा है। तो इसको ध्यान से देखिएगा और अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। तो काली खांसी होता क्या है एक्चुअल में? तो ये एक जीवाणु जनित रोग है। पहली तो ये याद रखिएगा कि बैक्टीरियल डिजीज़ है। ठीक, और इसमें क्या होता है कि तेज़ खांसी के बाद हुप की आवाज़ आने लगती है, तो ये एक पहचान है। और शीशों को सबसे अधिक इससे जोखिम होता है, मतलब खतरा सबसे ज़्यादा उनके लिए होता है। ठीक है, और इसकी पहचान अगर देखें तो नाक बहना, नाक बंद होना, बुखार इसके शुरुआती लक्षण होते हैं। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है, टिटनेस किसके कारण होता है? तो ये भी हमने सुबह वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें क्लास 6। ठीक, टिटनेस किसके कारण होता है? तो ये जीवाणु के कारण होता है। ठीक, तो इसको भी याद रखिएगा कि टिटनेस जीवाणु के कारण होता है और इसको लॉकजा भी बोलते हैं। उसमें भी बताए थे, लॉकजा मतलब कि जो जबड़े की मांसपेशियाँ उसमें जकड़न हो जाता है। ठीक है, इसका जो रोग कारक है कैलोस्ट्रीडियम टिटनी जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियल डिजीज़ है, पहले तो यह याद रखिएगा कि टिटनस बैक्टीरियल डिजीज़ है और उसके जीवाणु का नाम क्लोस्ट्रीडियम टिटनी जीवाणु है। ठीक, इसके उपार्जन का तरीका क्या है? संक्रमण तब होता है जब गहरा मांस, घाव, मिट्टी, धूल, मतलब कि मांस, घाव, जैसे जो घाव है वो गहरा हो जाए। ठीक है, मिट्टी, धूल या जानवरों के मल के संपर्क में आने से ये जीवाणु फैलता है। ठीक है, इसका प्रभाव तंत्रिका तंत्र जो मांसपेशियों में अकड़न और ऐंठन का कारण बनता है, तो इसका प्रभाव भी याद रखिएगा। और इसके लक्षण क्या होंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। जबड़े, गर्दन और पेट की मांसपेशियों में अकड़न, निगलने में कठिनाई, दर्दनाक ऐंठन। ठीक है, तो ये इसके लक्षण हैं। अगला है पोलियोमाइलाइटिस विषाणु निम्नलिखित में से किस प्रकार से संबंधित है? तो ये आरएनए विषाणु है, न कि डीएनए विषाणु। तो ये जरूर याद रखिएगा, आरएनए विषाणु है पोलियोमाइलाइटिस विषाणु। ठीक, और
इसके बारे में और थोड़ा जानकारी अगर देखना है कि डीएनए विषाणु क्या होता है, तो यह एक विषाणु जिसमें डीएनए आनुवांशिक सामग्री के रूप में होता है। ठीक है, ऐसा विषाणु वायरस है जिसमें डीएनए होता है इसकी आनुवांशिक सामग्री के रूप में। यह डीएनए का उपयोग करके प्रतिकृति बनाता है, मतलब अपना क्लोन जो बनाता है वो डीएनए का यूज करके बनाता है। जबकि आरएनए विषाणु क्या करता है, यह एक विषाणु है जिसमें आरएनए आनुवांशिक सामग्री पाया जाएगा। ठीक, इसमें मतलब इसमें ऐसे विषाणु जिसमें आरएनए पाया जाएगा और आरएनए का उपयोग करके क्लोन अपना बनाएगा। ठीक, क्योंकि जानते हैं कि विषाणु बहुत तेज़ी से अपने आप का प्रसार करते हैं। ठीक, और इन दोनों में अंतर क्या है, तो ये देखेंगे डीएनए विषाणु और आरएनए विषाणु। ये एडिनो वायरस से होता है और ये डीएनए जो होता है एडिनो वायरस से होता है, आरएनए एवियन ल्यूकेमिया वायरस से होता है। इसका जीवाणु भोजी F/172 होता है, जबकि आरएनए जीवाणु क्या होता है, बैक्टीरियल वायरस F2 से होता है। ठीक, और इसमें क्या है, डीएनए विषाणु में जीवाणु भोजी M13 होता है, जबकि आरएनए विषाणु में जीवाणु भोजी MS2 होता है। डीएनए विषाणु में कोलीफेज लैम्डा होता है, जबकि आरएनए में कोलीफेज R17 होता है। ये थोड़ा सा लर्न कर लीजिएगा तो आसान हो जाएगा। और डीएनए विषाणु के जो एग्जाम्पल क्या होंगे डीएनए विषाणु के, तो इसमें पॉक्स वायरस हो जाएंगे, जबकि आरएनए विषाणु में टोबैको मोनोंजिक वायरस। ठीक है, टोबैको मतलब कि तंबाकू से रिलेटेड। और इसमें क्या होगा, हर्पस वायरस। ठीक, इसमें आपका हो जाएगा आरएनए वाले में। ठीक, और उसके बाद डीएनए वाले में। ठीक, और HIV जो होता है आरएनए वायरस होता है। तो ये भी याद रखिएगा कि जो HIV है आरएनए वायरस में आता है। ठीक, तो ये यहाँ पे हो गया। आरएनए का फुल फॉर्म तो आप लोग को याद होगा, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आरएनए में 4 अलग अलग क्षार होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल और साइटोसिन। जबकि डीएनए में भी 4 होते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, और इसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन होता है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो एडेनिन दोनों में होगा, गुआनिन दोनों में होगा, साइटोसिन दोनों में होगा, मगर यूरेसिल आरएनए में होता है और थाइमिन डीएनए में होता है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अक्सर यही पूछा जाता है कि यूरेसिल आरएनए में होगा और थाइमिन डीएनए में। ठीक, और जो विषाणु विज्ञान होता है इसको याद रखिएगा कि जो बोला जाता है वायरोलॉजी। ठीक है, इसको बोलेंगे वायरोलॉजी। ठीक, यहाँ पर आप लोग अच्छे से देख पा रहे होंगे कि वायरोलॉजी इसको बोला जाता है। और अगर अगला आप देखेंगे कि HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, इसका फुल फॉर्म याद रखे ही होंगे आप लोग। और एड्स का एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, तो ये भी कम्युनिकेबल डिजीज़ ही है। अगला चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हेपेटाइटिस B HIV और एड्स से कई गुना अधिक संक्रामक है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हेपेटाइटिस B यकृत कैंसर का कारण बन सकता है, तो ये भी सही स्टेटमेंट। तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हेपेटाइटिस B जो होता है ये यकृत से रिलेटेड बीमारी होती है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। थोड़ा शॉर्ट में जल्दी चलने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे। BCG के टीके का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो तपेदिक मतलब टीबी के रोकथाम के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। और इसके बारे में थोड़ा जानकारी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। BCG का मतलब होता है बेसिलस कैलमेट गुएरिन। ठीक है, और ये टीबी के लिए एक आवश्यक टीका है जो कि लगाया जाता है। और टीबी जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण फैलता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया से रिलेटेड है टीबी, ये भी याद रखिएगा। और ये फेफड़े को, जो टीबी होता है क्षय रोग जिसको बोलते हैं, फेफड़े को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, और वैक्सीन जो होता है वो सभी उपस्थित टीकों में सबसे व्यापक रूप से, मतलब सबसे ज़्यादा BCG का ही टीका यूज में लाया जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। उसके अलावा BCG वैक्सीन का मेनिंजाइटिस और बच्चों में प्रसारित टीबी के खिलाफ प्रलेखित सुरक्षात्मक प्रभाव भी
के लिए भी यूज किया जाता है। इसके अलावा कौन कौन से रोग में कौन कौन सा टीका लगाया जाता है, तो याद रखिए छोटी माता में वेरिकाला टीका लगाया जाता है, खसरा, गलकंड और जर्मन खसरा में एमएमआर का टीका लगाया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है, एमएमआर का पूछता है कि किसके लिए यूज होता है, तो खसरा, गलकंड और जर्मन खसरा। पोलियो, निष्क्रिय पोलियो टीका और इसके अलावा ओरल पोलियो टीका, जो कि आप लोग जानते हैं 2 बूंद जिंदगी का पोलियो के लिए चलता है। हेपेटाइटिस बी के लिए हेपेटाइटिस बी का टीका लगता है, यक्ष्मा और टीबी के लिए बीसीजी का टीका लगता है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, छोटी माता किसके कारण होता है, तो ये तो पता है, छोटी मतलब स्मॉल पॉक्स हो या फिर वायरल डिजीज ये सब आ जाती हैं, तो इसको याद रखिएगा, छोटी माता जिसको हम लोग बोलते हैं। और ये किस वायरस से होता है, चिकन पॉक्स, वेरिसेला वैक्सीन लिया जाता है चिकन पॉक्स के लिए, और स्मॉल पॉक्स के लिए वेरिकाला, ठीक। और छोटी माता अत्यधिक संक्रमित वायरस है, इसके लक्षण क्या है, पपल्स का प्रकोप, गुलाबी या लाल धब्बे बन जाते हैं, द्रव से भरे फफोले जो पपड़ी में बदल जाते हैं, बुखार और सिर दर्द, भूख न लगना, ये सब इसके लक्षण हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इस तरीके का पूरे शरीर पर स्पॉट हो जाता है, रेड रेड, तो ये चिकन पॉक्स का लक्षण है, ठीक है। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक या विषाणु जनित है, ठीक है। तो संक्रामक विषाणु जनित रोग गलकंड है, मम्स, इसको मम्स बोलते हैं। जबकि टाइफाइड, मलेरिया, टाइफाइड आपका बैक्टीरियल डिजीज़ है, मलेरिया आपका प्रोटोजुआ से फैलने वाला प्लाज्मोडियम जो होता है उससे फैलता है, और जो कि एनाफिलीज मच्छर फैलाती है। और टीबी बैक्टीरियल डिजीज़ है, टाइफाइड भी बैक्टीरियल डिजीज़ है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अगला चलते हैं, रूबेला एक विषाणु जनित रोग है, तो रूबेला भी आप लोग काफ़ी सुने होंगे कि एक वायरल डिजीज़ है, तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सब, ठीक। तो इसके लक्षण अगर देख लेते हैं कि रूबेला का कैसे फैलता है, तो खांसते या छींकते समय संक्रमित व्यक्ति के द्वारा जो बूंदें निकलती है, जैसे कोरोना वायरस फैलता है वैसे ही ये भी रूबेला वायरस भी फैलता है, और त्वचा को प्रभावित करता है। इसके लक्षण क्या है, चकत्ता जो चेहरे पर दिखाई देता है और फिर धड़ और अंगों पर भी चला जाता है, मतलब फैलने लगता है। जोड़ों का दर्द, मुख्य रूप से महिलाओं में जोड़ों का दर्द इसी के कारण होता है, मतलब इसके भी कारण होता है, और दबी नाक, हल्का बुखार और सिर दर्द, सूजन, ये सब इसके लक्षण हैं, तो ये भी याद रखिएगा। आंत जठरांत संबंधी मार्ग का एक अत्यंत गंभीर संक्रमण है, यह कारण है साल्मोनेला टाइफी के कारण, ठीक है। तो टाइफाइड एक तरह से आप कह सकते हैं कि टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी के कारण फैलता है, जिसको जठरांत भी बोलते हैं टाइफाइड को, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये भी एक संक्रामक बीमारी है, तो ये भी कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ठीक है। अगला है, चेचक और रेबीज़ किसके कारण होता है, तो चेचक और रेबीज़ वायरस के कारण होता है, क्योंकि ये फैलता है तेज़ी से, तो इसको भी याद रखिएगा। चेचक तो आप देखे होंगे कि शरीर में फफोले टाइप का बनने लगता है चेचक में। और वायरस की खोज किसने की थी, दमित्री इवानोव्स्की ने 1892 में वायरस की खोज की थी, तो ये भी याद रखिएगा। प्रोटोजुआ से रिलेटेड जो बीमारी है उसको मलेरिया उसमें आ जाता है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे वायरस के कारण होने वाली बीमारी कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ जल्दी से रिवाइज कर लीजिए, खसरा, गलकंड, चेचक, रूबेला, चेचक, हेपेटाइटिस, पोलियो, रेबीज़, इबोला और हताश बुखार, कोविड-19, ये सब वायरस से हैं। तो कोविड-19 का कोरोना वायरल डिजीज़ 2019 इसका फुल फॉर्म ही होता है, तो ये पता है। प्रोटोजुआ से मलेरिया, नींद की बीमारी, चगास रोग, पेचिस, लिस्मेनिया, ये सब प्रोटोजुआ से फैलते हैं। बैक्टीरियल डिजीज़, तपेदिक, टिटनस, डिप्थीरिया, काली खांसी जिसको पर्ट्यूटिस बोलते हैं, टाइफाइड, हैजा, कुष्ठ रोग। और सूक्ष्म सूत्रकृमि मतलब वार्म से क्या फैलता है, तो फाइलेरिया, एस्केरिस्ता और ट्रिकिनोसिस, ये सूत्रकृमि या वार्म से फैलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वार्टन मलेरिया किसके कारण होता है, तो प्लाज्मोडियम मलेरिया के कारण क्वार्टन मलेरिया फैलता है। तो आपको पता होगा कि मलेरिया 4 तरीके का होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेला और प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरस। इसको हम मॉर्निंग वाले क्लास में 6 क्लास जो नंबर है उसमें एक्सप्लेन भी किए हैं, जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन डेंगू बुखार के रोगजनक वाहक है, तो एंडीज मच्छर डेंगू में फैलाता है,
और एनाफिलीज जो मच्छर होती है, मादा एनाफिलीज, वो मलेरिया फैलाती है। और जो इसको भी बताए हैं। ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन हैं मॉर्निंग वाले वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ठीक है। डैश प्रकार के मच्छर भारत में जापानी इंसेफेलाइटिस बीमारी इंसेफेलाइटिस वायरस के मुख्य रोगवाहक है, तो क्यूलेक्स मच्छर से जापानीज इंसेफेलाइटिस बीमारी फैलती है, तो ये भी याद रखिएगा। ये छोटा सा फैक्चुअल टाइप का ऐसा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। लेप्टोपायरोसिस किसके कारण होने वाली बीमारी है, तो इनमें से कोई नहीं। जो लेप्टोपायरोसिस है वो न तो वायरल है, न तो कवक है, न तो प्रोटोजोआ, बल्कि वो बैक्टीरियल डिजीज़ है। ठीक है। एक संक्रामक जो कार्प स्क्रू के आकार वाले बैक्टीरिया से होती है, तो याद रखिएगा। और संक्रामक मतलब कम्युनिकेबल डिजीज़ है। ये भी इसके लक्षण क्या हो सकते हैं, तो इसके लक्षण है सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, बुखार, फेफड़ा, मेनिंजाइटिस, रक्त जैसी गंभीर बीमारी। ठीक। अगला है संचारी रोग हैजा। संचारी रोग हैजा किसके कारण होता है, तो विब्रियो कॉलेरा के कारण संचारी रोग कम्युनिकेबल डिजीज़ हैजा जो है विब्रियो कॉलेरा के कारण होता है, तो ये भी याद रखने की चीज़ें। तो और इसमें क्या होता है कि तीव्र उल्टी, प्रचुर जल, दस्त और तेज़ी से निर्जलीकरण और अक्सर मृत्यु का कारण भी हैजा बन जाता है, जो एक संचारी रोग है। ये भी याद रखिए। हैजा बैक्टीरिया विब्रियो के कारण फैलता है, और ये किससे फैलता है, तो ये भी याद रखिएगा कि ये भोजन और पानी के माध्यम से फैलता है। ठीक। और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, हैजा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो अगर देखेंगे सही कथन, तो अभी इसके बारे में बात की है। हैजा एक ऐसी बीमारी है जिसमें याददाश्त खो जाती है, तो ये सही नहीं है। हैजा शराब के सेवन के कारण अभी बताएं कि नहीं, ये दूषित भोजन और पानी के सेवन से, तो जस्ट पहले वीडियो में बनाया है। हैजा आनुवांशिक बीमारी है नहीं। अगला क्वेश्चन है, चबाने योग्य गोलियां कौन सी है जो बच्चों में विभिन्न प्रकार के परजीवी कृमि संक्रमण के उपचार के लिए उपयोग में लाई जाती है, तो एल्बेंडाजोल जो होता है, एल्बेंडाजोल, ये चबाने योग्य गोलियां हैं जो बच्चों में परजीवी कृमि मतलब वॉर्म, जो केचुआ जिसको बोलते हैं ना, कछुआ, वो होता है, उसको रोकने के लिए एल्बेंडाजोल का उपयोग किया जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है। 10 फरवरी 2020 को पूरे देश में नेशनल डी वार्मिंग डे मनाया गया, ये भी याद रखिएगा। ठीक। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा रोगाणुवाहक फिलेरियोसिस रोग का संक्रामक है, तो क्यूलेक्स मच्छर की वजह से फिलेरियोसिस रोग भी फैलता है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक। तो और ये भी याद रखिएगा, मच्छर, टीक और पिस्सू रोगाणुवाहक है जो विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मजीवों को लेकर आते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। जैसे पिस्सू मतलब जो खटमल होते हैं वो भी रोगाणुवाहक का ही काम करते हैं, और उसके अलावा जो चूहे होते हैं वो भी रोगाणु फैलाते हैं। तो और इससे कौन कौन से रोग फैलते हैं, तो ये भी देख लीजिए। चूहा या पिस्सू, कीट जिसको बोलते हैं, तो ये ब्यूबोनिक प्लेग फैलाता है, और ये जीवाणु जनित रोग है। ठीक है। जबकि एनाफिलीज मच्छर मलेरिया जो प्रोटोजोआ से फैलती है, परजीवी से। ठीक। जबकि क्यूलेक्स मच्छर फिलेरियोसिस का कारण बनता है, और एंडीज मच्छर डेंगू का कारण बनता है, तो ये डायरेक्ट याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछ देता है। चूहा या पिस्सू कीट, ब्यूबोनिक प्लेग याद रखिए, जिसको काली मौत भी बोलते हैं, तो चूहा फैलाता है, एनाफिलीज मलेरिया फैलाता है, क्यूलेक्स फिलेरियोसिस का कारण बनता है, और एंडीज डेंगू फैलाता है। ठीक। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस सी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो यह एक वायरस के कारण होता है, तो ये सही है। वायरल डिजीज़ है हेपेटाइटिस, बी हो, सी हो या फिर ए हो, सभी वायरल डिजीज़ है, तो हेपेटाइटिस तो वायरल डिजीज़, ये सही है। हेपेटाइटिस सी लीवर कैंसर का प्रमुख कारण है, तो ये भी सही है। संक्रमण का सबसे आम तरीका छोटी मात्रा में रक्त के संपर्क से है, तो ये भी है। जब भी होता है कि किसी का ऑपरेशन होने जाता है, तो ये सारी चीज़ों का चेक किया जाता है, तो अगर हेपेटाइटिस बीमारी को लोगों को होती है तो उसका खर्चा भी बढ़ जाता है, आप लोग को पता होगा। और हेपेटाइटिस सी को टीके द्वारा रोका जा सकता है, तो ये बिल्कुल गलत है। हेपेटाइटिस सी को टीके के द्वारा नहीं रोका जा सकता है, तो ये आज के क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। और WHO के, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, WHO ने अनुमान लगाया कि 2016 में लगभग 3,99,000 लोगों की मृत्यु हेपेटाइटिस सी के कारण हुआ था। ज़्यादातर
सिरोसिस और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा से के मतलब प्राथमिक यकृत कैंसर के कारण ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। तो ये याद रखिएगा। बाकी और इसके लिए एंटीवायरल दवा हेपेटाइटिस सी संक्रमण वाले 95% से अधिक लोगों को ठीक कर सकती है। तो एंटीवायरल दवा इसमें लिया जा सकता है, तो ये भी याद रखिएगा। तो चलिए, ये रहा आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिए और अन्य लोगों को भी शेयर करिए। और अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल पर, तो इसको सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।